हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्मार्ट वे आईटी जेटमेंट फाउंडेशन एकेडमी। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर हिमानी ढींगरा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेफ्ट ओवर चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एक बार देख लेते हैं। हमने पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। वो तो आप सबको पता ही है कि हमारे पास दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड रियल नंबर्स में हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। दैट इज, पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर हमारे पास आते हैं अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करें दैट इज होल नंबर्स। एंड अगर हमारे पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड हो जाए देन वी हैव integers. And then we have rational numbers, the numbers which are in the form of p upon q where q is not equals to 0. तो एक डेफिनेशन रैशनल नंबर की ये होती है जहां पर आपके पास p अपॉन q दिस नंबर, कुछ नंबर्स आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक ही होती है, बट कुछ नंबर्स आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं बट रिपीट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशन है। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उन्हें भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था। बट आप यहाँ पे रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशन पढ़ते हैं। देन वी हैव irrational numbers, the numbers which cannot be written in the form of p upon q, that are called irrational numbers. And अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाए देन उन्हें irrational numbers बोलते हैं, जैसे √2, √3 एंड पाई। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये तो हमने पढ़ा ही था कि आप डिवीजन के थ्रू अपना HCF फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमें 81 और 237 का HCF फाइंड करना था। फिर उसके बाद हमने तब तक इसे डिवाइड किया, फिर हमारा रिमाइंडर इसका डिवाइजर बन गया था एंड जो हमारा डिवाइजर था 81 वो हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन गया था। फिर सॉल्व करते करते जब हमारे पास रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमें इसे सॉल्व करना है एंड लास्ट में जो हमारा डिवाइजर रह जाएगा दैट विल बी द HCF ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमने ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तरीके के फॉर्म का होना चाहिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप मेरे लास्ट वीडियो पे जाके एक बार देख लीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था। अगर वो नंबर जो कि जब हम इसे 285 से डिवाइड करें तो वो 9 रिमाइंडर लीव करें एंड 1249 से डिवाइड करें तो वो 7 रिमाइंडर लीव करें। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाकी अदर ओलंपियाड्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। हमें ऐसा वो नंबर बताना था जो 24, 15 और 36 इन तीनों से डिवाइड हो सके, ऐसा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना था। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे HCF यूज़ करना है या LCM यूज़ करना है, तो इसको जानने के लिए पहले वाली वीडियो देखिए। ओके, सो नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देन वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये प्रूव करना था कि 6n अगर हमारे पास नंबर है, n अगर बढ़ता जा रहा है, नेचुरल नंबर है, तो 6 जैसे 6 होता है, 6 2 जैसे 36 होता है, 6 3 216 होता है। तो क्या ऐसा कोई n एग्जिस्ट करेगा जब हमारा जो यूनिट डिजिट है वो ज़ीरो आए। ओके, तो वो हमें बताना था, हमें इसे चेक करना था कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन भी करा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। फिर हमने करा था HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट अगर हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास गिवन है, अगर हम उनका HCF फाइंड करें, उनका LCM फाइंड करें, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, देन वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो ये हमने लास्ट किया था। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इफ़
the number can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. That is a rational number. तो हमारे पास इस चैप्टर में rational number से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, वो देखते हैं कि क्या है. इफ x इज अ rational number, हमें गिवन है x एक नंबर है जो कि rational number है. rational number मतलब कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, where Q is not equals to 0, whose decimal expansion terminates. उसने ये बोला है कि वो ऐसा राशनल, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया कि राशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारा जो राशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है, तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, क्योंकि राशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. p एंड q आर को प्राइम का मतलब क्या है कि जो आपके पास न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनका जो HCF है वो 1 ही होना चाहिए, मतलब और कुछ उनका फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो को प्राइम का मतलब है कि यहाँ पर इनका HCF ऑफ P और Q, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए. HCF बोल सकते हैं, GCD भी बोल सकते हैं. अभी आप अपनी बुक्स में कहीं कहीं GCD भी देखोगे, तो GCD मतलब क्या होता है? GCD is HCF only which is greatest common divisor. क्योंकि HCF भी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये भी ग्रेटेस्ट और वो हाईएस्ट है. तो आपको क्योंकि HCF निकालते हैं तो आपको यही देखना होता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है. ओके, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज HCF ओनली. ओके, सो अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF या GCD 1 हो जाए, देन दे आर को प्राइम नंबर. जैसे कि 7 अपॉन 24, जैसे अभी आप क्वेश्चन करोगे, तो 7 और 24 का अगर हम HCF निकालेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब दे आर को प्राइम. या फिर हम 4 और 9 बोल सकते हैं. 4 अपॉन 9 अगर रैशनल नंबर हम कंसिडर करें तो 4 अपॉन 9 में 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF 1 है. So they are co-prime numbers. And the prime factorization of Q is of the form 2a into 5p. Okay, so इसका मतलब क्या है? थ्योरम क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास x एक राशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब उस x को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑब्वियसली हम किसी भी राशनल नंबर को अगर वो टर्मिनेट नहीं भी कर रहा हो तब भी हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर P और Q को प्राइम होने चाहिए, और जो Q का फैक्टराइजेशन हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 2a इंटू 5b की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. तो अगर आपके पास एक रैशनल नंबर हो, अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें इसका कन्वर्स है. ओके, कन्वर्स मतलब अगर हम अपने डिनोमिनेटर को, मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में है जिसके डिनोमिनेटर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो रुक जाएगा, वो सोन रिपीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होगा. ओके, सो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास x इक्वल टू p अपॉन क्यू रैशनल नंबर है such that prime factorization of q, अगर इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2a इंटू 5b की फॉर्म है, देन ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. देन x एज टर्मिनेटिंग. तो हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ से 2 है. अगर टर्मिनेटिंग है देन हम डिनोमिनेटर को 2a इंटू 5 टू द पावर b, मतलब यहाँ पे a और b आपके नेचुरल नंबर्स हैं. ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो नंबर्स 1 2 3 4 होते हैं या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, एंड इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है, मतलब सिंपल होल नंबर्स बोल सकते हो कि आप ए और बी होल नंबर्स हैं. ओके, नॉन नेगेटिव, हम नॉन नेगेटिव क्यों बोलते हैं? हमने डायरेक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं बोला? पॉजिटिव में, नॉन नेगेटिव में आपके पास यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, एंड पॉजिटिव में सिर्फ हमारे पास 1 से नंबर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने नॉन नेगेटिव बोला. ओके, सो अगर आपके पास रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड अगर आप डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं तो आपके पास रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ओके, सो कन्वर्स भी ट्रू है. तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं.
सो कंसीडर द रैशनल नंबर एंड, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हमें तो गिवन है, एंड स्टेट वेदर दे हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसे यूज करते हैं। हमें यहाँ पे रैशनल नंबर गिवन है और हमें बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बताने के लिए हमें डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा कि क्या डिनोमिनेटर को हम टू टू द पावर समथिंग इंटू 5 to the पावर समथिंग के फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो अगर हम इसको ब्रेक करें, 24 को ब्रेक करें, तो 24 को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब 24 को हम 3 into 8 लिख सकते हैं एंड 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो वी हैव 7/24 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। ओके, सो यहाँ पर हम Q को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर Q को 2 to the power a के फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं, लेकिन 5 to the power समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे। और डिनोमिनेटर में उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 to the power a और 5 to the power b के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लमैटिक है, और इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग आया। ओके, सो बस यहाँ पे हम एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखेंगे, सिंस Q cannot be expressed in the form of 2 to the power a into 5 to the power b, so rational number that is 7/24 is non-terminating. Okay, is non-terminating. That's it. बस यही लाइन आपको लिखनी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 27/180। अब देख लेते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 27 है, 180 इज 9 into 20, सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 square इंटू 20 एंड 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 10 या 4 into 5, तो इसका मतलब 2 square into 5। तो आपको इस कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट में बस एक्सप्रेस करना है। ओके, एंड फिर देखना है कि 2 to the power समथिंग और 5 to the power समथिंग के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिख पा रहे हैं या नहीं। ओके, यहाँ पर हम लिख तो सकते हैं बट यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे 3 square 9 है, तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 9 into 3 is 27। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हो गया 3/2 square into 5। तो अब हम अपने डिनोमिनेटर को 2 to the power a एंड 5 to the power b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब बस हम यहाँ पे लाइन ऐड करेंगे, सिंस Q can be expressed as 2 to the power a into 5 to the power b, so 27/180 is terminating. That's it. और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, since 180 can be expressed as 2 to the power 2 into 5, so 27/180 is terminating। तो हम किसी भी फॉर्म में से लिख सकते हैं। ओके, अब कहीं कहीं जगह पे, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन होता 7/25 होता, अगर इसकी जगह पे आपके पास यहाँ पे 7/25 होता, तो हम यहाँ पे 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 square। अब यहाँ पर हम सिर्फ 5 की पावर में लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर में नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं कि 5 square into 1, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 25 into 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हम 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 to the power 0, yes, because something to the power 0 is 1 only। तो हमने क्या किया, हमने अपने डिनोमिनेटर को 5 की फॉर्म में भी लिख लिया और 2 की फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल भी हो ना, कि वो तो या तो हम सिर्फ इसे 2 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं या तो सिर्फ 5 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दोनों की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम 1 को समथिंग टू द पावर 0
लिख सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास 7/8 होता तब हम 8 को 2 to the power 3 लिख देते हैं और फिर इंटू 1 करके 1 को हम 5 to the power 0 लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास ये क्या होता कि दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम उस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस हमें ये चाहिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 2 to the power a और 5 to the power b के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पर हमें बताया था कि आपका p/q यहाँ पे वैसा होना चाहिए कि p और q को प्राइम, क्योंकि 27 और 180 को आप देखोगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इसलिए हमने कैंसिल आउट किए। ओके, अदरवाइज अगर नहीं हो सकते तब पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हो एंड तब भी इनका जीसीडी 1 आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो, तो आप एक बार देख लेना। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर को 2 to the power a 5 to the power b की फॉर्म में लिखना है। अगर हम लिख पा रहे हैं तब वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज okay, very important question. The decimal expansion of 77 upon 2 square into 5 will terminate after how many places of decimals? तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये टर्मिनेट कर रहा है, इसने हमें यहाँ पे बता दिया कि टर्मिनेट कर रहा है। अब ये टर्मिनेट कर रहा है तो कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट कर रहा है। ओके, तो इसको एक तो तरीका यही है कि इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो वो बहुत लेंदी होता है। तो डिवाइड करने से बेटर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम, अब इसने यहाँ पे बता दिया कि टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, एंड हमें पता भी है कि इसका डिनोमिनेटर 2 to the power a और 5 to the power b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ही टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो एक स्टेप यहाँ पे नोट करना है वो ये नोट करना है कि अगर हमें ये बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस, अब टर्मिनेट तो कर रहा है मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये रुक रहा है, तो अब हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स बाद रुक रहा है। तो वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 to the power जो भी यहाँ पे पावर रहेगी और 5 की जो भी पावर रहेगी, इसमें से जो मैक्सिमम है हमें वो देखना है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 to the power 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 5 की पावर भी 2 बनानी है, तो हमें सेम पावर बनानी है, जो भी मैक्सिमम होगी हमें उसे सेम बनाना है। तो अब हमें यहाँ पे 5 की पावर 2 बनानी है। 5 की पावर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हमें 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, अब पावर सेम हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 77 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a to the power m इंटू b to the power m इज a इंटू b to the power m। ओके, so this can be written as 2 into 5 which is 10 and 10 square is 100। so यहाँ पर बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 77 into 5 is 385 divided by 100 and this is equal to 3.85। so बस डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा। तो बस यहाँ पर हम लास्ट लाइन लिख देंगे that decimal expansion terminates after how many decimal places, 2 डेसिमल प्लेसेस। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ हम 2 डिजिट बाद वो रुक रहा है, तो बस हमें क्या लिखना है, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस वो टर्मिनेट हो रहा है, वो रुक रहा है। ओके, दैट्स इट। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज इरैशनल नंबर्स। सो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ओके, सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इरेशनल नंबर अ नंबर ए, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो इरेशनल कब होगा, अगर हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एग्जांपल √2 पाई एंड दिस।
तो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है देन दैट नंबर इज इरेशनल नंबर. Okay, so non-terminating and non-repeating. Example root 2 pi and so on. Okay, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है. तो वो थ्योरम क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर. इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है. तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरम यूज होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है. तो इसका प्रूफ नहीं आना, बट हम समझ लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है. सो थ्योरम सेज दैट लेट p बी अ प्राइम नंबर. p यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर. a यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. बहुत ईजी है. यहाँ पर हमारे पास p एक प्राइम नंबर है एंड a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो इसका मतलब जैसे कि मैंने a ले लिया, लेट्स से 36 ले लिया, एंड p हमने ले लिया यहाँ पे 2. कोई भी प्राइम नंबर है तो 2 ले लिया. ओके, या फिर 3 भी ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो प्राइम नंबर है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, लेट दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो अगर a स्क्वायर 36 है तो a क्या होगा, इसका रूट, दैट इज 6. ठीक है, क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, a यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और a स्क्वायर हो जाएगा 36, तो a हम यहाँ पे 6 कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो हमें यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को डिवाइड करेगा. इसका मतलब क्या है कि अगर p मतलब अगर 2 36 को डिवाइड करेगा, इफ 2 डिवाइड्स 36 देन 2 डिवाइड्स इसका रूट भी. मतलब अगर ये 36 को डिवाइड करेगा तो इसके रूट को भी डिवाइड करेगा. 36 का रूट क्या होता है, 6 ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे a6 पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर किया. ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई भी प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर उस स्क्वायर का अगर आप रूट भी कंसीडर करोगे तो वही सेम प्राइम नंबर उसके रूट को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब अगर मैं p3 ले लेती तो 36 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो सॉरी 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है इसका तो 36 का रूट 6 होगा, तो इसका मतलब 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है. ओके, सो दिस इज द थ्योरम. तो इस थ्योरम को अभी हम आगे यूज करेंगे. So we have to prove that root 2 is an irrational number. तो कैसे प्रूव करेंगे इसे? ओके, सो हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक irrational नंबर है. तो irrational नंबर के लिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से उसे प्रूव करेंगे. सो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि रूट 2 irrational नहीं है, रैशनल है. ओके, सो सपोज दैट root 2 is a rational number. सो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हम किसी भी रैशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, हम उसे लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इम्प्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q where q is not equals to 0 एंड यहाँ पे p and q क्या है, p and q यहाँ पे इंटीजर्स है. ओके, तो हमें यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो रूट 2 हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं p अपॉन q, ये p और q कोप्राइम होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर इंटीजर्स लिखा है तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे कि p और q को हम कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, कि मतलब अगर आपके पास ये 3 अपॉन 36 के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q 3 अपॉन 36 है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसे चेंज करेंगे. ठीक है, तो 3 और 36 को कट करेंगे तो हमारे पास 1/12 आएगा. तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, हमें इसे 3 अपॉन 36 नहीं रहने देना है. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमने p अपॉन q को जब चेंज किया तो एक अनदर नंबर बना है, जैसे 3 अपॉन 36 कैंसिल आउट होके 1/12 बना है, तो वो कुछ अनदर नंबर बनेगा, तो वो हमने ले लिया a अपॉन b.
ठीक है। और जहां पर ये जो ए और बी है ये को प्राइम है, को प्राइम अगेन कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन ही कॉमन होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ए एंड बी आर को प्राइम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाली लाइन स्किप कर सकते हो कि रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसकी जगह आप यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को ही हम यूज करके आगे इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। ओके। सो रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा रूट टू बी इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये जो सारे स्टेप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। सो इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पे a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर एंड रूट टू b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू b का स्क्वायर विल बी रूट टू का स्क्वायर इज 2 एंड b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। ओके। नाउ वी हैव a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके। सो अब हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि दिस b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो अभी हमने इससे पहले एक थ्योरम देखी कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स, ये थ्योरम मेंशन करनी बहुत जरूरी है, सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए। और अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 ए का फैक्टर है, तो इसका मतलब ए को हम 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। सो लेट्स से दैट नंबर इज सी। ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे हमने अभी लिया था कि ए 36 लिया था। ओके। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ए इक्वल टू 2c कैसे आया। जैसे कि हमने यहाँ पे ए 6 लिया था, तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया 36 एंड हमने लिया था पी 2। तो हमने क्या किया था कि अगर 36 सॉरी 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 यहाँ पे 6 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 6 को डिवाइड करेगा तो आप इस 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके। सो 2 का कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं, तो ये मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो ये मल्टीपल यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। तो यहाँ पे उस नंबर को मैंने c से डिनोट कर दिया। तो मैंने ये बताया है कि हम a को 2 इंटू, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहे हैं ना a को, तो इसका मतलब हम a को 2 इंटू सम मल्टीपल लिख सकते हैं। ओके। सो हमारे पास यहाँ पे हो गया a इक्वल टू 2c। अब क्या यहाँ पर हम लेट दिस इक्वेशन बी 1, अब इस इक्वेशन को हमने 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या कह रही थी, इक्वेशन 1 थी ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a is 2c। सो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें 2c इक्वल टू 2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो इसका मतलब दस b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। अगेन वही थ्योरम कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 b को डिवाइड कर रहा है। So since 2 divides b square, this implies 2 divides b. Okay. So अब हमें यहाँ से क्या पता लगता है, let this equation be 2 and let this equation be 3। अब हमें यहाँ पे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या पता लग, सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है।
बट हमने एज्यूम क्या किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि ए और बी तो को प्राइम है, तभी मैंने आपको बोला था कि ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम मतलब इनके एचसीएफ, इनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, ए और बी में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए और बी में तो टू कॉमन है, क्योंकि टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए को भी हम टू के मल्टीपल में लिख सकते हैं और बी को भी हम टू के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस एम्प्लाइज टू डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। तो बस अब हमें यहाँ पे लास्ट लाइन लिखनी है। सो आर assumption, हमने क्या एज्यूम किया था, was wrong that, क्या एज्यूम किया था हमने कि रूट टू इरेशनल है। सो आवर assumption was wrong that रूट टू, सॉरी रैशनल है, सो आवर assumption was wrong that रूट टू इज रैशनल। तो इसका मतलब क्या है कि रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू इरेशनल है। दिस implies रूट टू इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूट टू की जगह आपके आपसे रूट थ्री पूछा जा सकता है, रूट फाइव पूछा जा सकता है। तो पैटर्न सेम ही है, हमें यही करना है, बस आपको टू की जगह पे यहाँ पे थ्री आ जाएगा, जहाँ जहाँ टू है, मतलब अगर हम रूट थ्री इरेशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं तो टू की जगह पे थ्री आ जाएगा, फोर की जगह पे नाइन आ जाएगा। अगर रूट फाइव इरेशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं तो फाइव की जगह पे, सॉरी टू की जगह पे फाइव आ जाएगा एंड फोर की जगह पे यहाँ पे 25 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास कि प्रूव दैट 3 प्लस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे। सो इन्हें प्रूव करना तो बहुत आसान है। वही सबसे पहले हम यही एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 7 इज रैशनल नंबर। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब, मैं डायरेक्ट लाइन लिख रही हूँ, पी अपॉन क्यू की लाइन स्किप कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम 3 प्लस रूट 7 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ए और बी क्या है, को प्राइम है, ए एंड बी आर को प्राइम। सो इसका मतलब यहाँ पर रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 7 को इधर लेने देते हैं एंड 3 को उधर मूव करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, सॉरी ए अपॉन बी -3। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a -3b। ओके, सो सिंस यहाँ पे a और b को प्राइम है, को प्राइम है तो इसका मतलब ये तो है कि एक इंटीजर तो होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर हुआ, b एक इंटीजर हुआ, ठीक है, तो a -3b तो एक इंटीजर ही हुआ, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में, मतलब दिस अपॉन दिस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, क्योंकि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में किसको नहीं लिख पाते, जो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ तो हम इंटीजर्स को लिख पा रहे हैं, तो अगर हम इसको लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। तो अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर हुआ और ये चीज रूट 7 के इक्वल है, तो इसका मतलब रूट 7 भी रैशनल नंबर होना चाहिए था। ओके, बट सिंस रूट 7 यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब 3 प्लस रूट 7 भी हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ओके, रूट 7 इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि अगर आपके पास रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो इसको भी अगर हमें इसको प्रूव करने के लिए आएगा तो इसको भी जैसे हमने अभी किया था रूट टू इज इरेशनल, उसको भी हम उसी तरीके से सेम करेंगे। ओके, तो बस इसको लिखना क्या है, कैसे है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये तो हमें पता ही है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो आप इसकी जगह को प्राइम या इंटीजर्स कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले में आपको को प्राइम लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने को प्राइम वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख सकते हैं।
सो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ए माइनस थ्री बी अपॉन बी इज रैशनल। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज ये ऑब्वियस है। यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर पुट करके देखेंगे तो आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीज रैशनल है, और ये ऑब्वियसली क्योंकि हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब दिस इज रैशनल नंबर, एंड इफ दिस इज रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो कोई नंबर किसी नंबर के इक्वल है, तो अगर एक रैशनल है तो दूसरा भी तो रैशनल ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर एक को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरे को भी लिख सकते हो, बट रूट सेवन को हम नहीं लिख सकते क्योंकि रूट सेवन इरेशनल नंबर है। सो दिस implies रूट सेवन इज rational number, which is a contradiction, which is a contradiction that रूट सेवन इज irrational। क्योंकि रूट सेवन irrational है तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपको गिवन भी हो सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट सेवन इज इरेशनल। ओके, यहाँ पे गिवन भी हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब थ्री प्लस रूट सेवन भी यहाँ पर हम फिर इसे रैशनल कंसिडर करके एंड फिर आगे प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिख सकते हो कि रूट सेवन एक इरेशनल नंबर। So which is a contradiction that root 7 is irrational number. So this implies 3 plus root 7 is an irrational number. Okay. So इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है एंड हर एक स्टेप के यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फाइव रूट थ्री, ये भी होमवर्क है, सेम इसी तरीके से आप लिखोगे। फाइव रूट थ्री को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखोगे, जहाँ पे ए एंड बी इंटीजर्स या को प्राइम कुछ भी लिख सकते हैं, एंड फिर बस यहाँ पे क्योंकि फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए अपॉन फाइव इज रैशनल, and since it is rational, therefore root 3 is rational, which is a contradiction that root 3 is irrational number. So this implies 5 root 3 is irrational number. बस इसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में अपने कोई भी डाउट्स, अपने आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप अपने कोई भी डाउट्स मैथ्स और साइंस के फ्री में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक, सारे टेलीग्राम लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये ऑफर 8 to 12 क्लास स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, एंड फॉर आईआईटी एंड नीट स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, सो जितने भी आपके कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको ये ट्रांसफ़र करो एंड ये लिंक शेयर करो ताकि वो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सके एंड फ्री में अपने डाउट्स पूछ सके। ओके, सो दिस इज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मई में। ओके, या फिर किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। So, our last question is prove that root 2 plus root 5 is an irrational number. ये भी बहुत important question है, तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लूँ कि इसे कैसे करेंगे, क्योंकि इसे करने का थोड़ा अलग मेथड है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम यहाँ पे। Prove that root 2 plus root 5 is an irrational number. Okay. So same पहला स्टेप तो सबका सेम ही होता है। Let us assume that root 2 plus root 5 is rational number. So अगर हमारे पास ये rational number है तो इसका मतलब हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b लिखो या q अपॉन p अपॉन q लिखो, एक ही बात है। a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स या को प्राइम, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज को प्राइम नंबर्स इंटीजर्स ही होते हैं। तो इंटीजर्स लिखना सही रहेगा बिकॉज हम यहाँ पे इंटीजर्स वर्ड आगे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इंटीजर से लिख लेती हूँ। ओके, अब एक बात और, अगर यहाँ पे आपको गिवन होता कि गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल या गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे गिवन होता उस नंबर को हमें राइट हैंड साइड पे लेके आना। ओके, अगर कुछ नहीं गिवन तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी लेके आ सकते हैं, बट अगर यहाँ पे जो भी गिवन होगा उसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके आना है। एंड क्यों लेके आना है अभी आपको पता लग जाएगा।
ओके, सो अभी हमें कुछ नहीं गिवन, सो लेट्स से मैं यहाँ पर √2 को राइट हैंड साइड पे लेके आती हूँ। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये √5 इक्वल टू a/b माइनस √2। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, squaring both sides. So we have √5 square is √5 square is equal to a/b minus √2 whole square हो जाएगा। ओके, सो √5 स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 square is 5। okay, because √5 is equal to √5 square is √5 into √5 and which is √25 and 25 का root is 5, which is equal to a minus b whole square. A minus b whole square is a square plus b square √2 square minus 2a/b √2। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, √2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2a √2 अपॉन b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने स्क्वायरिंग किया और उसको राइट हैंड साइड पे लेके गए तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जिसको हम लेके गए हैं वही लेफ्ट हुआ। ओके, तो अगर यहाँ पर आपको √5 गिवन होता है कि √5 इरेशनल है तो आप √5 को लेके जाते, क्योंकि फिर वहां पर √5 आपका रह जाता तो आप उस चीज को वहां पे यूज कर सकते थे। ओके, तो इसके पीछे लॉजिक है। ओके, सो अगर हमें कुछ नहीं गिवन तो हम अपनी मर्जी से किसी को भी लेके जा सकते हैं। ओके, सो अब हम इस चीज को एक साइड लेके जाते हैं एंड बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड लेके जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a √2 अपॉन b। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब हम इसको एक साइड लेके आते हैं एंड इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a √2 अपॉन b एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस प्लस 5 विल बी माइनस 5। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, बिकॉज यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 3 इंटू बी स्क्वायर विच इज 3b स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ √2 रहने देंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर b डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा √2 इक्वल टू b upon 2a and this is a square minus 3b square upon b square. Okay, so b and b cancel out and this is equal to a square minus 3b square upon में 2ab। ओके, तो सेम वही चीज जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, अब हम उसी चीज पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास यहाँ पे a और b इंटीजर हैं। a और b अगर इंटीजर है तो इसका मतलब a स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, b स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर हुआ, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हुआ, तो इसका मतलब इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। एंड इफ दिस इज रैशनल देन वी हैव √2 इज रैशनल व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, सो बस इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे लिखना है, सिंस a and b आर इंटीजर्स। ओके, बिकॉज हमने वहां पे लिखा था कि a और b इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज rational, and if this is rational this implies √2 is rational। okay, which is a contradiction that √2 is irrational, contradiction that √2 is irrational. So this implies our our assumption is wrong, that √2 plus √5 is rational,
So this implies root 2 plus root 5 is irrational. Very important and very easy question. बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर एक चीज़ को या तो जो हमें गिवन हो हमें उसको लेके जाना है, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग किसी को भी लेके जा सकते हैं जो हमें इजी लगे. ओके, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमें उसे सॉल्व करना है एंड उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट अभी तक बोलते आ रहे हैं वही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिखना है एंड उसके बाद हमें सिंपली बता देना है कि जो हमने सोचा था कि इसको हम रैशनल कंसीडर कर लेते हैं बट हमने कंक्लूड किया कि ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है. ओके, सो this is our last question. This is, so we have, so that's it, that was our last question. Okay, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. 10th क्लास स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें बिकॉज इसमें कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड कैसे उनको हमें बोर्ड्स में लिखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, मैंने वो सब बताया है. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. ओके, सो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, आप फ्री में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, so be a smartin of the SmartWay Academy. Okay, so thank you so much, thanks a lot. Okay, bye. And अगर आपको और किसी भी चैप्टर के डाउट्स पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर की आपके लिए अपलोड करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, बाय.